So hey guys, welcome back to YouTube channel. So finally we are back with a one shot modern anatomy series for BMS फर्स्ट ईयर. इस सीरीज में हम लोगों ने एम्ब्रियोलॉजी कंप्लीट कर लिया था, जिससे 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा. हम लोग ने जॉइंट्स कंप्लीट कर लिया था, जिसमें एक जॉइंट आएगा 10 नंबर में या 5 नंबर में. ठीक है, नी जॉइंट आ सकता है 10 नंबर में, अपना शोल्डर जॉइंट आ सकता है 10 नंबर में, एल्बो जॉइंट आ सकता है 10 नंबर में. तो ये 10 नंबर का एक क्वेश्चन इससे ज़रूर मिलेगा. फिर उसके बाद हम लोगों ने करा था सेंस ऑर्गन. एक सेंस ऑर्गन ज़रूर आता है, 10 नंबर में भी आता है और शॉर्ट नोट में भी लिखने को आता है. फिर उसके बाद हम लोगों ने करा था नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम से भी आती हैं चीज़ें, सीधे 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं. ब्रेकियल प्लेक्सस आ जाता है, फिर उसके बाद मेनिंजेस आ जाते हैं, क्रेनियल नर्व्स आ जाते हैं. तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. CSF आ जाता है, सर्कुलर फिलिस आता है. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हम लोग ने कवर करे थे. ठीक है, अगर वो वीडियोस देखनी है तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो ठीक है, इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा जाके. हम एक वीडियो में पूरी पूरी यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं और उसमें टाइम स्टैम्प्स भी दे रखा है मैंने कि कितने से कितने मिनट में मैंने क्या पढ़ाया है. ठीक है, तो वहाँ से जाके जो भी टॉपिक आपको स्पेसिफिक अगर पढ़ना हो तो वहाँ से जाके देख सकते हैं, वरना पूरी यूनिट वाली वीडियो देख सकते हैं, जिससे पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. आज हम लोग बात करने वाले हैं अपना डाइजेस्टिव सिस्टम की. डाइजेस्टिव सिस्टम की तो डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करते हैं तो सबसे पहले अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है स्टमक और स्टमक बेड. ठीक है, दूसरी चीज़ आ जाती है अपना स्प्लीन, लीवर, पैनक्रियाज. ठीक है, फिर उसके बाद आता है अपना एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइलेरी अपरेटस. एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइलेरी अपरेटस. ठीक है, उसके बाद आता है अपना डिओडिनम. ठीक है, जिसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में इंक्लूड कर सकते हैं. वैसे स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन से अगर क्वेश्चन आना है ना तो कोई स्पेसिफिक नहीं आता, डायरेक्ट लार्ज इंटेस्टाइन पूछता है. और अगर स्मॉल इंटेस्टाइन से क्वेश्चन बनाना है तो सबसे पहला उसका प्रेफरेंस होता है ड्यूडेनम. वैसे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन दोनों में ही क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं बनते हैं. ठीक है, उसके बीच बीच से टॉपिक उठा के उस पर शॉर्ट नोट आता है. जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है डिओडिनम. ठीक है, तो डिओडिनम ज़रूर पढ़ के जाइएगा. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लीवर, इधर सबसे इंपॉर्टेंट स्टमक बेड. ठीक है, और स्टमक, फिर एक्स्ट्रा हेपेटिक वाले. तो जितने भी मैंने टॉपिक्स लिखे ना सब इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन इतनी चीज़ें ज़रूर करके जाइए. ठीक है, अगर इन तीनों में से नहीं हो पा रहा है तो सिर्फ लीवर करके चले जाइए. एक्स्ट्रा हेपेटिक वाले पेड़ से एक बार डायग्राम देख लीजिए. ठीक है, डिओडिनम का भी डायग्राम देख लीजिए, स्टमक बेड का तो मेन चीज़ इसमें डायग्राम्स होते हैं. तो अगर डायग्राम तैयार है तो सोच लीजिए आधी एनाटॉमी आपकी कंप्लीट हो गई है. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अपना चालू करते हैं आज का टॉपिक, डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम में भी सबसे पहला टॉपिक अपना स्टमक. ठीक है, तो स्टमक और स्टमक बेड. तो सबसे पहले इसमें स्टमक की बात करते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि स्टमक बेड क्या होता है. तो स्टमक को अगर हम लोग पॉइंट वाइज देखते हैं तो हम लोग को क्या पता है इसके फीचर्स के बारे में, कि ये हॉलो है. ठीक है, खोखला है, क्योंकि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है, एक बोरी लाइक बोरे जैसा है, जिसमें हम लोग खाना खाते हैं, खाना जाके वहाँ भरता है. ठीक है, मस्कुलर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है क्योंकि मसल से मिलकर बना है, मस्कुलर है. ठीक है, और रिजर्वायर फूड की तरह सर्व करता है, रिजर्वायर ऑफ फूड. ठीक है, फिर इसके बाद ये इसमें गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस. ठीक है, ये जे शेप होता है. ठीक है, अब यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना, उसमें मेन हेडिंग ये होती है कि उसका लोकेशन क्या है. ठीक है, और उसके डायमेंशंस क्या है. लोकेशंस और डायमेंशंस सबके याद रखिए, क्योंकि ये डायरेक्ट आता है आपके MCQs में. तो चलिए स्टमक का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसका लोकेशन देखते हैं कि कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है. तो 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन होते हैं, वो आप एब्डोमेन में पढ़ा होगा. ठीक है, इसमें लोकेशन, तो ये जो होता है स्टमक, ये प्रेजेंट होता है अपना इपीगैस्ट्रियम में, इपीगैस्ट्रियम, हाइपोकॉन्ड्रियम लेफ्ट, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम और अम्बिलिकल रीजन में.
ठीक है, ये 3 होते हैं अपने रीजन्स, इसमें प्रेजेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रीजन। 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो एक बार जाके पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए मैं ही बता देता हूँ यहाँ पे आपको, ताकि आपको यहीं पे चीज़ें एक साथ क्लियर हो जाए। आप भी कहें कि हाँ यार, एक वीडियो कम से कम जो भी चीज़ें होती हैं तो समझ में तो आता है। देखिए, ये आपका एब्डोमेन हो जाता है ऐसे करके, ठीक है। एब्डोमेन पता है ना, उसमें ऐसे 9 रीजन्स आप डिवाइड कर दीजिए। ये ठीक है, यहाँ पे आपकी ऐसे मान लीजिए कि आपकी तोंद है, ठीक है, जिसको अम्लाइकस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे वो है, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है। अभी मैं इसका वो नहीं बता रहा हूँ कि कौन से लेवल पे होता है। ये जैसे L1 के ऐसे नीचे साइड जो लाइन जाती है वो होती है ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। चलिए बता देता हूँ, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, ठीक है। और ये वाला जो प्लेन जाता है इसको कहते हैं ट्रांसक्यूबर्कल प्लेन, ट्रांसक्यूबर्कल ट्रांसक्यूबर्कल प्लेन, ठीक है। और ये L5 के ऊपर होता है, ठीक है। ये L1 के नीचे, L5 के ऊपर। इस तरीके से 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन देख सकते हैं। ये लेफ्ट लेटरल प्लेन होता है, ये राइट लेटरल प्लेन होता है। क्योंकि ये मिड लाइन है, मिड लाइन से दूर जो भी चीज़ें जाती हैं वो लेटरल होती हैं। फिर ये वाला जो प्लेन होता है इसको कहते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ठीक है। और ये होता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। ये है एपिगैस्ट्रियम, एपिगैस्ट्रिक रीजन, एपिगैस्ट्रिक। ये राइट, ये लेफ्ट, ठीक है। और ये हो गया राइट लंबर रीजन, राइट लंबर रीजन। ये हो गया लेफ्ट लंबर रीजन। क्योंकि अभी सारे ऑर्गन्स हम लोग देखेंगे ना, तो सारे ऑर्गन्स में ये चीज़ें आएंगी तो फिर समझ नहीं आएगा तो दिक्कत होगी आपको, ठीक है। लेफ्ट लंबर रीजन, ये हो गया अम्लाइकल रीजन, ठीक है। फिर आपका ये नीचे आता है राइट इलियाक फोसा, राइट इलियाक फोसा, ठीक है। ये आता है लेफ्ट इलियाक फोसा। और आपका ये बीच में आता है हाइपोगैस्ट्रियम, हाइपोगैस्ट्रियम, ठीक है। तो ये इतना चीज़ें 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन कहलाता है। 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन का आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, तो आपको रीजन वाइज लोकेशन किसी भी ऑर्गन का बताना आ जाएगा कि कौन से रीजन में है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हो गई। अब आगे देखते हैं अपना जो स्टमक वाला पार्ट था, रीजन हम लोग ने देख ही लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्टिब्रल लेवल कि कौन से वर्टिब्रल लेवल पे होता है। तो T11 पे होता है, तो L1, ठीक है। देखो ये L1 है, यहाँ पे है, और T11 ऊपर साइड। तो किस तरीके से होता है अभी हम लोग डिफाइन करके बताते हैं किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे बना लेते हैं, ये हो गया 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन, ठीक है। तो स्टमक कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। इस तरीके से स्टमक प्रेजेंट होती है अपनी बॉडी में। इसलिए देखना, अब जे शेप यहाँ बन रहा है, जे शेप, ऐसे जे शेप, जिसे हम लोग जे शेप बोल रहे हैं। इसका अब रीजन पता ही आपको, एपिगैस्ट्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम और अम्लाइकल रीजन, ठीक है। अभी हम लोगों ने ये देखो लिखा था एपिगैस्ट्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रियम, अम्लाइकल रीजन, ठीक है। तो ये रीजन और ये रीजन यहाँ पे है स्टमक, इसलिए इसको हम लोग रीजन वाइज ऐसे डिवाइड कर रहे हैं। वर्टिब्रल लेवल वाइज T11 टू L1, T11 टू L1, ठीक है। पेरिटोनियल रिलेशंस की बात करें तो इंट्रा पेरिटोनियल होता है। अभी पेरिटोनियम जब हम लोग एब्डोमेन में पढ़ेंगे एब्डोमेन वाली चीज़ें, तो उसमें आएगा पेरिटोनियम, रेट्रोपेरिटोनियम क्या होता है, क्या वो होता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे पता चलेगा। तो ये चीज़ें आप छोड़ दीजिए, आगे देखिए ओरिएंटेशन क्या होता है।
ये ऑब्लिक होता है, ठीक है, बस इतना जान दीजिए कि ऑब्लिकली होता है। फ्रॉम लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम टू द एपिगैस्ट्रियम, ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम है, यहाँ से एपिगैस्ट्रियम में ऑब्लिक होता है, ठीक है, ऑब्लिक, ऑब्लिकली फ्रॉम लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम टू अम्बिलिकल, ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई। अब इसका डायमेंशंस देखते हैं, ये डायमेंशन भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है यहाँ पे। डायमेंशन क्या होता है किसी भी ऑर्गन का? तो डायमेंशन में सबसे पहले लेंथ, विड्थ, ठीक है, लेंथ है इसका अप्रॉक्स 25 सेंटीमीटर और विड्थ है अप्रॉक्स 12 सेंटीमीटर। कैपेसिटी बर्थ 30 ml, एडल्ट 2 to 3 लीटर, थिकनेस 5 मिलीमीटर। फिर उसके बाद देखते हैं अपना एक्सटर्नल फीचर्स। एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ स्टमक, CH। पहला है इसमें टू ऑरिफाइस, फाइस होता है, टू ऑरिफाइस में भी एक कार्डियक ऑरिफाइस और एक पायलोरिक, इसका ऐसे लिखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। कार्डियक, पायलोरिक, ठीक है, कार्डियक और ऑरिफाइस कहाँ होता है? ओइसोफेगस और स्टमक के जंक्शन पे, लोकेशन स्टमक एंड ईसोफेगस के जंक्शन पे, और दूसरा है पायलोरिक, जंक्शन ऑफ स्टमक एंड ड्यूडेनम। जंक्शन ऑफ स्टमक एंड ड्यूडेनम, ठीक है, ये T1 T11 पे होता है और ये L1 पे होता है, ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। ये फीचर्स में दो ऑरिफाइस की बात कर ली। अब हम लोग इसकी बात करेंगे चार पार्ट्स जो होते हैं स्टमक की, उसकी 4 पार्ट्स ऑफ स्टमक। तो इसमें पहले आता है कार्डियक, फंडस, बॉडी और पायलोरिक। कार्डियक, फंडस, बॉडी और पायलोरिक, ठीक है, तो इतनी चीज़ें आती हैं। अब इसमें देखते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। देखो, इसको हम लोग डिफाइन अभी नहीं कर रहे हैं, हम लोग इसको डायग्राम से समझ रहे हैं कि डायग्राम में किस तरीके से होता है। तो डायग्राम हम लोग को पता है इस तरीके से है, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है इसको कह रहे हैं फंडस, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको कह रहे हैं बॉडी, इसको कह रहे हैं पायलोरिक, और ये अपना हो गया कार्डियक पार्ट, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप लोगों ने देख ली कि यहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब अगर इसे लिखना होगा तो आप लिख लेंगे कार्डियक पार्ट एक स्मॉल रीजन होता है कार्डियक ऑरिफाइस के थ्रू के पास, जो कार्डियक ऑरिफाइस होता है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे कार्डियक नॉच प्रेजेंट होता है, ये वाला जो नॉच होता है कार्डियक नॉच, और यहाँ पे स्पिंटर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि खाने को बाहर वापस आने से रोकता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो रीजन होता है उसे काटते हैं कार्डियक पार्ट। फंडस जो होता है वो डोम शेप पार्ट होता है अब कार्डियक ऑरिफाइस, ठीक है, इसमें गैस भरी होती है। बॉडी की बात करें तो बॉडी ये लार्जेस्ट सेंट्रल पोर्शन होता है जो कि एक्सटेंड करता है फंडस से पायलोरिस तक,
और जो पाइलोरिक पार्ट होता है, डिस्टल पार्ट होता है, डिवाइडेड इनटू पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल। ठीक है, पाइलोरिक एंट्रम ये वाला जो पार्ट होता है, पाइलोरिक कैनाल, तो इतनी चीजें थी। ठीक है, फिर दो कर्वेचर होते हैं, टू कर्वेचर्स। ठीक है, ग्रेटर कर्वेचर और लेसर कर्वेचर, लेसर कर्वेचर और दूसरा है ग्रेटर कर्वेचर। ग्रेटर कर्वेचर क्या होता है, राइट बॉर्डर जो होता है वो बनाता है, ये इसमें लेसर मोमेंटम आके जुड़ता है, और जो ग्रेटर होता है वो लेफ्ट कॉन्वेक्स बॉर्डर होता है, गिव अटैचमेंट होता है ग्रेटर मोमेंटम। तो लिख लेते हैं, राइट बॉर्डर अटैच लेसर मोमेंटम, इसमें यह है लेफ्ट कॉन्वेक्स बॉर्डर अटैच ग्रेटर मोमेंटम। ठीक है, तो ये दो कर्वेचर हो गए। फिर इसके बाद इसकी दो सरफेसेस आती हैं। ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, लिखना इसी तरीके से, इसलिए मैं पूरा पूरा आपको लिखवा रहा हूँ आपके लिए, वरना मैं डायरेक्ट नोट्स ला के आपको नोट से पढ़ा सकता था, बट मैं साथ साथ आपके चल रहा हूँ कि आपको पता चले कि किस तरीके से लिखना होता है चीज़ें। ठीक है, इसके टू सरफेसेस होते हैं, टू सरफेस। ठीक है, पहला है एंटीरियर, एंटीरियर, दूसरा है पोस्टीरियर। तो एंटीरियर सरफेस रिलेटेड टू डायफ्राम होता है, रिलेटेड टू डायफ्राम, और लेफ्ट ओवर लीवर, लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। और जो पोस्टीरियर होता है ये स्टमक बेड होता है, यहाँ पे स्टमक बेड। ठीक है, इतनी चीज़ें होती है, दो सरफेसेस की बात होगी। फिर रिलेशंस की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट आता है कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो एंटीरियर इतना जान लीजिए, रिलेशन, रिलेशन में एंटीरियर, एंटीरियर क्या क्या चीज़ें होगी, डायफ्राम, डायफ्राम, लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, अभी आपने देखा था जो एंटीरियर चीज एंटीरियर में था, लेफ्ट लोब ऑफ लीवर। ठीक है, और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, और दूसरा है पोस्टीरियर की बात करें तो स्टमक बेड आता है। फिर सुपीरियर की बात करें, सुपीरियर, तो सुपीरियर में डायफ्राम और ईसोफेगस, डायफ्राम एंड ईसोफेगस। ठीक है, इंफीरियर की बात करें तो इंफीरियर में डिओडेनम। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब ये था स्टमक के बारे में। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको पता चल गई, इतनी मेन मेन चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा स्टमक में बहुत कुछ लिखना नहीं है। ठीक है, इतना चीज़ें अगर आपने लिख लिया, 5 नंबर में आता है स्टमक, स्टमक 10 नंबर में नहीं आएगा कभी भी, तो स्टमक 5 नंबर में इतना लिख देंगे, 2 पेजेस में बहुत है। फिर स्टमक बेड की बात करते हैं, तो इतना हो गया स्टमक के बारे में। कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा। पूरा हम लोगों ने देखा कि स्टमक क्या होता है, उसके फीचर्स देखे, उसका लोकेशन देखा। फिर 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन पढ़ा हम लोगों ने, जो कि यहाँ का नहीं है तब भी हम लोगों ने देख लिया। फिर स्टमक की लोकेशन बता दी, उसके बाद उसके डायमेंशंस बता दिए, फिर उसके बाद उसके फीचर्स जो भी हैं, कार्डियक ऑरिफाइस, पाइलोरिक ऑरिफाइस, पार्ट्स ऑफ स्टमक, टू कर्वेचर, टू सर्फेसेस। ठीक है, ये सारी चीज़ें देख ली। हाँ, अब इसकी जो ब्लड सप्लाई है ना, तो स्टमक की ब्लड सप्लाई हम लोग पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन वाला जो चैप्टर है, सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें, क्योंकि इसको ब्लड सप्लाई कौन करवाता है, सिलियाक ट्रंक। तो सिलियाक ट्रंक बस नाम जानने को जान सकते हैं, बट किस तरीके से सप्लाई करता है ये आपको वहाँ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको 10 नंबर में आता है कभी स्टमक, तो इस तरीके से आएगा,
राइट डाउन द फीचर्स एंड डायमेंशंस ऑफ स्टमक अलॉन्ग विद द ब्लड सप्लाई। ठीक है, तो ब्लड सप्लाई आपको चीज़ें बतानी पड़ेंगी क्योंकि पूरा उसका डायग्राम है सिलियाक टंग का, तो आपको वहीं पे मिलेगा। ठीक है, तो ब्लड सप्लाई में बस इतना ही जानिए कि सिलियाक टंग जो होता है, सिलियाक टंग वो इसको ब्लड का सप्लाई करता है। फिर इसके बाद थोड़ा सा क्लिनिकल्स देख लीजिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, क्लिनिकल एनाटॉमी। तो क्लिनिकल एनाटॉमी में देखिए 2 नंबर मतलब 5 नंबर का आएगा, 2 पेजेस भरना है आपको। पहले पेजेस में आपने नॉर्मली उसके इंट्रोडक्शन लिख लिया, उसका डायमेंशन लिख लिया, उसका लोकेशन लिख लिया, उसके डायग्राम बना लिया, फिर उसके बाद फीचर्स लिख लिए। फिर सेकंड पेज पे आपको लिखना होगा जो भी है ब्लड सप्लाई, अगर आपको आता है तो ब्लड सप्लाई लिख दीजिएगा। अगर 10 नंबर में आता है तो आपको 4 पन्ना पूरा पूरा भरना पड़ेगा, जिसमें ब्लड सप्लाई को अच्छे से बताना पड़ेगा। वो आपका होगा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में, तो वो पढ़िएगा पढ़िएगा अच्छे से। ठीक है, क्लिनिकल एनाटॉमी की बात करते हैं तो इसमें पता है आपको पेप्टिक अल्सर होते हैं, पेप्टिक अल्सर। ठीक है, दूसरा है क्या कहते हैं उसे, हेलिकोबैक्टर, गैस्ट्रिक कार्सिनो, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। ठीक है, तीसरा है पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, पाइलोरिक एंड होता है उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, या फिर स्टमक का कैंसर, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, पेप्टिक अल्सर मतलब छाले पड़ जाना अंदर की। तो ये है 3 अपने कुछ क्लिनिकल एनाटॉमी स्टमक से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें कुछ, तो इतनी चीज़ें समझ लीजिए, बस इतना ही था स्टमक के बारे में। अब चलते हैं आगे स्टमक बेड पर। स्टमक बेड, स्टमक बेड में देखिए ये एक तरीके का जो पोस्टीरियर साइड होता है, वो ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे, तो जो स्टमक होता है उस पर रिलाई करता है, उस पर जाके लेटता है, इसीलिए हम लोग इसको स्टमक बेड कहते हैं। ठीक है, द स्टमक बेड इज अ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर जिसपे स्टमक जाके रेस्ट करता है सुपाइन पोजीशन में। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल रीजन होता है क्योंकि इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बहुत होते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर्स में, सर्जरीज में, पैनक्रियाटाइटिस में, तो इन सब चीज़ों में बहुत यूजफुल होता है। तो लोकेशन की बात करते हैं, लोकेशन में फाउंड इन द पोस्टीरियर ऑफ द स्टमक, हम लोगों ने देखा था अभी स्टमक जब हम लोग पढ़ रहे थे तो पोस्टीरियर में था, पोस्टीरियर ऑफ स्टमक। ठीक है, लाइज बिटवीन स्टमक एंड पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, लाइज बिटवीन स्टमक एंड पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, सेपरेटेड फ्रॉम स्टमक बाय लेसर सैक, सेपरेटेड बाय स्टमक बाय लेसर सैक। ठीक है, इतनी चीज़ें थी इसकी लोकेशन के बारे में। अब इसको हम लोग डायग्राम देखते हैं कि डायग्राम में क्या क्या है, और डायग्राम से चीज़ें समझते हैं कि कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं ऐसे 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 ऐसे। हम लोग स्टमक बनाते हैं पहले। ठीक है, तो स्टमक है। अब इसके पीछे साइड जो भी ऑर्गन्स होते हैं उसकी बात करेंगे। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से जा रहा है हमारा डिओडेनम। ठीक है, फिर अपना ये गया ट्रांसवर्स मेसोकॉलम। उसके बाद अपना ये वाला जो पार्ट है ऐसे करके ऐसे। ठीक है, ये हो गया पैनक्रियास। फिर इधर आ जाती है अपनी किडनी, ये इधर अपनी किडनी आ गई, ये इधर आ गया स्प्लीन। हम लोग नामकरण करते हैं, तो ये हो गया किडनी। सुप्रारीनल ग्लैंड,
ठीक है, ये अपना पैनक्रियास, ये हो गया अपना ट्रांसवर्स मेसोकॉलम, ट्रांसवर्स मेसोकॉलम। फिर अपना ये हो गया स्प्लीन। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं इस तरीके से स्टमक बेड का आपको डायग्राम बनाना एग्जाम में भी आ जाए तो डायरेक्ट इसी तरीके से स्टमक बेड का डायग्राम बना दिएगा। तो स्ट्रक्चर्स फॉर्मिंग स्टमक बेड की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है डायफ्राम। ठीक है, तो डायफ्राम जो होता है जिसको हम लोग लेफ्ट क्रस्ट बोलते हैं, लेफ्ट क्रस्ट, ये सपोर्ट करता है स्टमक को और सेपरेट करता है थोरेसिक कैविटी से। दूसरा होता है लेफ्ट सुप्रारीनल, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड। तीसरा हो गया अपर पार्ट ऑफ लेफ्ट किडनी, ऑफ लेफ्ट किडनी। चौथा हो गया स्प्लेनिक आर्टरी। ठीक है, जो लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड होता है ना, यहाँ हम लोगों ने देखा था यहाँ पे प्रेजेंट है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? लाइज बिहाइंड द स्टमक नियर द अपर पार्ट और लेफ्ट पार्ट ऑफ द किडनी। ठीक है, जो लेफ्ट किडनी होती है उस पर। फिर आता है अपना अपर पार्ट ऑफ लेफ्ट किडनी। ठीक है, ये फिर आता है स्प्लेनिक आर्टरी। तो स्प्लेनिक आर्टरी यहाँ बनाई नहीं है, चलो बना देते हैं हम लोग। तो स्प्लेनिक आर्टरी कुछ यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ऐसे 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 करके जाती है, स्प्लीन में जुड़ जाती है। ठीक है, ये स्प्लेनिक आर्टरी है। फिर उसके बाद आता है पैनक्रियास। पैनक्रियास आपको पता है बॉडी का टेल यहाँ पे प्रेजेंट था। ठीक है, मेजर पोर्शन में, मेजर पोस्टीरियर रीजन अल्सर्स ऑफ स्टमक में पेनिट्रेट्स द पैनक्रियास। तो इतनी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद सिक्स्थ है ट्रांसवर्स मेसोकॉलन, ट्रांसवर्स मेसोकॉलन। तो ट्रांसवर्स मेसोकॉलन आपको पता है, यहाँ पे आपको देख रहे हैं ये कहाँ है, पेरिटोनियल फोल्ड होता है जो कि स्टमक को ट्रांसवर्स कॉलन से जोड़ता है। फिर सातवां है स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ कॉलन, स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ कॉलन। तो क्या होता है कि स्टमक जो होता है वो रेस्ट करता है लेफ्ट कोलियक फ्रैक्चर में। ठीक है, फिर एट्थ है अपना स्प्लीन। स्प्लीन देखा था आपने, ये क्लोजली रिलेटेड होता है फंडस और ग्रेटर कर्वेचर से। देखो जो स्टमक होता है ये, तो इसमें ये होता है लेसर कर्वेचर, ये होता है ग्रेटर कर्वेचर। तो जो स्प्लीन होता है ये ग्रेटर कर्वेचर और अपना फंडस पार्ट से, जो जो ऊपर फंडस पार्ट है उससे रिलेटेड होता है, उससे टच हो रहा होता है, उससे जुड़ रहा होता है। तो इतनी चीज़ें थी। अब ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो स्टमक बेड होता है। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं क्या है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है, राइट डाउन अबाउट स्टमक बेड एंड ऑल्सो इट्स क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। तो पहला तो गैस्ट्रिक अल्सर्स में, गैस्ट्रिक अल्सर्स में। दूसरा है पैनक्रियाटाइटिस। ठीक है, तीसरा है गैस्ट्रेक्टोमी एंड सर्जरीज। ठीक है, तो गैस्ट्रिक अल्सर्स की बात करें तो एक पोस्टीरियर गैस्ट्रिक अल्सर जो होता है वो बन सकता है और जाके पैनक्रियाज में इरोड कर सकता है, मतलब छेद कर सकता है, जिसकी वजह से रिफर्ड पेन होगा। रिफर्ड पेन मतलब वहाँ पे दर्द होगा और हेमरेज भी हो सकता है, मतलब ब्लड वेसल्स को डैमेज भी हो सकती है। पैनक्रियाटाइटिस मतलब पैनक्रियाज का इन्फ्लेमेशन होता है, स्टमक से क्लोजली रिलेटेड होता है क्योंकि स्टमक पैनक्रियाज से रिलेटेड होता है, जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं जो इन्फ्लेमेशन ऑफ पैनक्रियाज होता है दैट ऑल्सो कॉज एपीगैस्ट्रिक पेन, मतलब पेट में दर्द भी हो सकता है
देखो पेट में दर्द हो रहा है, वो हो सकता है पैनक्रियाटाइटिस हो, ठीक है। गैस्ट्रेक्टॉमी और सर्जरीज, गैस्ट्रेक्टॉमी ड्यूरिंग स्टमक सर्जरीज जो होती हैं, जो स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, जिससे हम लोग कह सकते हैं कि जो डैमेज है स्टमक का और स्टमक बेड के स्ट्रक्चर का वो कम हो सके, स्पेशली जब पैनक्रियाज और स्प्लेनिक आर्टरी की बात हो। तो जो पैनक्रियाज और स्प्लेनिक आर्टरी है उसका ध्यान रखने के लिए हम लोगों को स्टमक बेड का ज्ञान आवश्यक है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हो गया। तो बस स्टमक बेड में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है, बस इसमें यही आता है कि इसके रिलेशंस बता दो, स्टमक बेड के डायग्राम दे दो, और कौन कौन से स्ट्रक्चर है जो पार्ट ले रहे हो और उसका लोकेशन बता दो, ठीक है। इतनी चीज़ें बता देंगे आप, स्टमक बेड कंप्लीट हो जाएगा। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, स्प्लीन, लीवर और पैनक्रियाज, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होते हैं सिस्टम। सबसे पहले हम लोग स्प्लीन की बात करेंगे, ठीक है। एक वेज शेप्ड ऑर्गन होता है, ठीक है। पहला ही है कि वेज शेप होता है, वेज शेप, ठीक है। ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, कॉन्ड्रियम एंड पार्शली इन एपिगैस्ट्रियम, ठीक है। टेट्राहेड्रल इन शेप होता है, टेट्राहेड्रल तो पता ही होगा, टेट्राहेड्रल इन शेप, आपने नीट में पढ़ा होगा टेट्राहेड्रल कार्बन का, जब पढ़ रहे होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तब। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, निमोनिक है 1 3 5 7 9 11, डायमेंशंस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इस इतना कर लेंगे, याद हो जाएगा, ये ट्रिक है। 1 3 5 7 9 11 जो होता है, इसमें 1 जो होता है क्या होता है, 1 इंच थिक होता है, 1 इंच थिक, ठीक है। 3 इंच ब्रॉड, 3 इंच ब्रॉड। जो 5 इंच होता है लॉन्ग होता है। 7 इंच क्या होता है, वेट होता है, 7 नहीं 7 आउंस वेट होता है, आउंस वेट। 9th और 11th रिप्स से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। फिर पोजीशन की बात करते हैं, पोजीशन, तो ये डाउनवर्ड होता है, फॉरवर्ड होता है, लेटरली, डाउनवर्ड, फॉरवर्ड, लेटरली एंड लॉन्ग एक्सिस ऑफ 10 रिप, ठीक है। ये इसका पोजीशन हो गया, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मतलब कैसे प्रेजेंट होता है। तो डाउनवर्ड है, फॉरवर्ड है और लेटरली है, मतलब नीचे की तरफ देख रहा है, ठीक है, आगे की तरफ है और थोड़ा सा बाहर की तरफ है, ठीक है। लॉन्ग एक्सिस ऑफ 10th रिप। एक्सटर्नल फीचर की बात करें, एक्सटर्नल फीचर्स, एक्सटर्नल फीचर में 2 3 2 2, 2 एंड्स, 3 बॉर्डर, 2 सरफेस और 2 एंगल, इतना याद रखिए, 2 3 2 2। जो 2 एंड्स होते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर, 3 बॉर्डर है, सुपीरियर, इंफीरियर और इंटरमीडिएट। 2 सरफेसेस हैं, डायफ्रेगमेटिक और विसरल। 2 एंगल है, एंटीरियर बेसल और पोस्टीरियर बेसल, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। अब इसमें डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उतना आपके एग्जाम्स में नहीं आता, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा, देखिए मैं जितना इंपॉर्टेंट होता है ना उतना ही बताता हूँ, ये नहीं कि बेफालतू में पूरी बीडी चॉइस से खोल दी और आपके सामने पढ़ दी, ग्रेड नॉट भी खोल दी और पढ़ दी, नहीं। बीडी चॉइस से ऐसे मैं खोल के ऐसे लाइन बाय लाइन, अरे ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये टिक कर लो, ये टिक कर लो, ये इंपॉर्टेंट, इस तरीके से करने लगा तो फिर हो गया यार। बहुत सारे ऐसे मैंने देखे करते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग। फिर एंड्स की बात करते हैं, तो एंड हम लोगों ने अभी देखा था, एंटीरियर और पोस्टीरियर होता है। अब इसको डिटेल में नहीं पढ़ना, बॉर्डर कोई कोई ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरत नहीं है, तो इसको रहने दीजिए, ठीक है। क्योंकि आप लिख भी लेंगे तो याद नहीं होगा, या और याद हो जाएगा तो
ये भी है कि क्या पता ना आए, और अगर आ गया तो बढ़िया है, क्या पता शॉर्ट में आए। ठीक है, शॉर्ट में आया, पता चला इतना लिखने का जगह ही नहीं बचा। ठीक है, तो इतना ज़रूरत होती है उतना ही लिखा जाता है, एक डायग्राम बनाया जाता है बस। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, एंगल बस। ठीक है, कि दो एंगल थे, एंटीरियर बेसल और पोस्टीरियर बेसल। तो जो एंटीरियर बेसल है ये बिटवीन सुपीरियर बॉर्डर, ठीक है, विद लेटरल और एंटीरियर एंड, और ये जो पोस्टीरियर बेसल है ये इंफीरियर बॉर्डर विद लेटरल और एंटीरियर एंड से बनता है। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखिएगा, मैंने जो बोला ध्यान रख लिया ना। जंक्शन बिटवीन द सुपीरियर बॉर्डर विद लेटरल और एंटीरियर एंड, और इंफीरियर बॉर्डर विद लेटरल और एंटीरियर एंड। ठीक है, एंटीरियर और लेटरल एंड से ही बनेगा, एक सुपीरियर बॉर्डर बनाएगा और एक इंफीरियर बॉर्डर बनाएगा। जो सुपीरियर बॉर्डर बनाएगा उसे एंटीरियर बेसल बोल देंगे, जो इंफीरियर बॉर्डर बनाएगा उसे पोस्टीरियर बेसल बोल देंगे। ठीक है, तो इतनी चीज़ें होगी। अब इसके बाद रिलेशंस की बात करते हैं। रिलेशंस, रिलेशंस मतलब कौन कौन सी चीज़ों से ये जुड़ता है। पहले सराउंडेड बाय पेरिटोनियम, सराउंडेड बाय पेरिटोनियम। ठीक है, इसमें लिगामेंट्स होते हैं कुछ, वो लिगामेंट्स इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, पहला है गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। इस लिगामेंट के नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है? गैस्ट्रो मतलब स्टमक, स्प्लेनिक मतलब स्पिन, जो स्टमक और स्पिन को जोड़ेगा उस लिगामेंट को कहेंगे गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। ठीक है, यह हाइलम से एक्सटेंड करता है ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक तक, फ्रॉम हाइलन हाइलम ऑफ द स्प्लीन टू द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक, नाम से स्प्लीन और स्टमक को जोड़ रहा है। दूसरा है लियनो रीनल लिगामेंट। ठीक है, रीनो रीनल लिगामेंट, तो ये क्या करता है, हाइलम से रीनल मतलब किडनी तक जाता है। ठीक है, एंटीरियर सरफेस ऑफ किडनी। सी है फ्रेनिकोकोलिक, कोलिक लिगामेंट। देखो फ्रेनिक क्या होता है, फ्रेनिक डायफ्राम से रिलेटेड होता है, तो ये स्प्लीन से नहीं अटैच होता है। ठीक है, लेकिन ये स्प्लीन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसको सबसेंट्रिकुलर लेनिस भी बोलते हैं। तो ये तीन लिगामेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट होता है। ये जो फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट होता है ये एक हॉरिजॉन्टल फोल्ड होता है जो कि स्प्लेनिक फ्लेक्चर से डायफ्राम तक अपना जाता है। स्प्लेनिक फ्लेक्चर किसका? कोलन का। ठीक है, ये याद रखिएगा, अपोजिट टू द 11th रिब। ठीक है, इतनी चीज़ें हैं, समझ लीजिए, सुन लीजिए, और एक बार जो मैं बोल रहा हूँ ना लिख लीजिए। लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लिखेंगे नहीं तो तब याद कैसे करेंगे, फिर उसके बाद आगे की चीज़ें कैसे करेंगे। ठीक है, फिर दूसरा है विसरल रिलेशन, विसरल रिलेशन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लीवर जितना तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ इतना कह सकता हूँ कि बहुत टाइम से इस पर क्वेश्चन नहीं आया है, तो हो सकता है मेरी गट फीलिंग बोल रही है इस पर क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो विसरल रिलेशन इसमें फंडस ऑफ स्टमक, फंडस ऑफ स्टमक। ठीक है, एंटीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट किडनी और स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलन, स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलन एंड टेल ऑफ पैंक्रियास, टेल ऑफ पैंक्रियास। ये इसके विसरल रिलेशन है, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसमें इंप्रेशन आते हैं, गैस्ट्रिक इंप्रेशन, रीनल इंप्रेशन, कोलिक इंप्रेशन। तो कोलिक इंप्रेशन में आपको समझ में आ रहा है कि स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलन से जो इंप्रेशन बनेगा वो होगा स्प्लेनिक इंप्रेशन, कोलिक इंप्रेशन, और जो रीनल इंप्रेशन होगा वो लेफ्ट किडनी से बनेगा। ठीक है, जो गैस्ट्रिक इंप्रेशन होगा वो फंडस ऑफ स्टमक से बनेगा, क्योंकि वहीं पे जाके जुड़ता है। तो बहुत ज़्यादा है नहीं, कठिन नहीं है, लेकिन वही चीज़ है कि इसको याद रखना कि हाँ ये हेडिंग्स भी लिखनी है। तो हेडिंग्स मेन होता है इससे ज़्यादा। इम्प्रेशन, तीन इम्प्रेशन है, गैस्ट्रिक इंप्रेशन स्टमक के द्वारा जो बनेगा, बी है रीनल इंप्रेशन। ठीक है, और सी है कोलिक इंप्रेशन।
ठीक है। फिर इतनी चीज़ें देख ली, अब इसके बाद देखेंगे अपन लोग आर्टीरियल सप्लाई। आर्टीरियल सप्लाई मतलब ब्लड सप्लाई कैसे होती है। आर्टीरियल सप्लाई में स्प्लेनिक आर्टरी आ जाती है, स्प्लेनिक आर्टरी, ठीक है। ये लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ सीलियाक ट्रंक, लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ सीलियाक ट्रंक होती है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। फिर जो ब्लड की और सप्लाई होती है, जो आगे ब्लड की बात करते हैं, तो वो कंट्रोवर्शियल होता है, इसमें कई थ्योरीज आती हैं, क्लोज थ्योरी, ओपन थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, ठीक है। तो इतनी चीज़ें छोड़ दिएगा। फिर आता है आपका वेनस ड्रेनेज, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ जाता है, इसमें डायग्राम देख लीजिए ऐसे। ये यहाँ देख लीजिए क्योंकि पैनक्रियाज में भी काम आएगा। हम लोग क्या बनाना, स्प्लीन। इसमें यही जाके आगे इसको नेमिंग दे देते हैं हम लोग। पहले नेमिंग देने से पहले ये देख लेते हैं कि कहाँ जुड़ा है, ये कैसे जुड़ा है। अपना हो गया पैनक्रियास, ठीक है। तो ये है अपना पोर्टल वेन, पोर्टल वेन। ये अपना पीछे पैनक्रियास है, ये पैनक्रियाटिक वेन्स है, वेन्स, ठीक है। फिर ये है शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन्स, शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन्स, ठीक है। ये है लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन। ये है अपना स्प्लेनिक वेन, और यहाँ पे ऐसे निकाल दोगे तो आपको मिल जाएगा इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन, ठीक है। और ये इधर नीचे नीचे वाला क्या आ जाता है, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, ठीक है। बस इतनी चीज़ें हैं इसमें। फिर लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करते हैं, लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज में देखो, सबसे पहले स्प्लेनिक टिश्यू प्रॉपर, स्प्लेनिक टिश्यू प्रॉपर, ठीक है। जितने इजीली मैं बताता हूँ, जितने इजीली लिखना है, कैसे लिखना है, ये सब मैं बताता हूँ ना, कोई नहीं बताएगा आपको। बस इस तरीके से बताएंगे ना, बीडी सर से खोल ली, उसे पढ़ा दिया, या फिर अपना महेंद्र सिंह खोल ली, उसमें जो लिखा हुआ है वही पढ़ के बता दिया। इस तरीके से नहीं, मेन आपको किस तरीके से लिखा हुआ है उसको किस तरीके से आपको समझना है, और किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। बड़ी बड़ी कहानियाँ लिखी हुई हैं बुक में, लेकिन लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है मेन मेन कंटेंट की, जो कि मैं ला के निकाल के दे रहा हूँ, ठीक है। जो स्प्लेनिक टिश्यू प्रॉपर होता है उसमें कोई लिम्फेटिक नहीं होता है, नो लिम्फेटिक्स, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए। और ये ध्यान रखिए कि जो पैनक्रियाटिक तो स्प्लेनिक लिम्फ नोड होता है, वो सिचुएटेड होता है स्प्लेनिक आर्टरी के अलाउंग, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना याद रखिए कि कोई लिम्फेटिक नहीं होते हैं। फिर फंक्शंस ऑफ स्प्लीन की बात करें तो यहाँ पे आपको फंक्शन ऑफ स्प्लीन नहीं पढ़ना है, वो आपकी फिजियोलॉजी का पार्ट है, वो फिजियोलॉजी में पढ़िएगा। क्लिनिकल एनाटॉमी देख लीजिए,
तो क्लिनिकल एनाटॉमी में सबसे पहले आता है पैल्पेशन। ठीक है, तो ये जनरली पैल्पेट नहीं होती है। दूसरा आ जाता है, मतलब पहला इधर लिखने के लिए आ जाता है स्प्लीनोमेगैली। स्प्लीनोमेगैली, ठीक है, स्प्लीन का बड़ा हो जाना, स्प्लीनेक्टोमी, मतलब स्प्लीन को निकाल देना। ठीक है, स्प्लेनिक पंक्चर, जैसे सीट बेल्ट लगाते हैं ना, जब गाड़ी चलाते हैं तो उसमें जो सीट बेल्ट लगाते हैं, तो सीट बेल्ट इस तरीके से लगाते हैं, यहाँ स्क्रीन होता है, यहाँ पे आदमी बैठा हुआ है ऐसे करके, ठीक है, और ये ऐसे गाड़ी चला रहा है। ठीक है, तो ये सीट बेल्ट लगी होती है यहाँ पे, मतलब इस तरीके से यहाँ पे स्क्रीन होता है। तो यहाँ पे जो स्क्रीन होता है इस साइड में, ठीक है, तो क्या होता है कि सीट बेल्ट की वजह से वो पंचर हो जाता है, उसमें ट्रॉमा हो जाता है, जिसकी वजह से स्प्लीन पंक्चर हो गया। तो इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से क्या कहते हैं, हाइपोटेंशन हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान की डेथ हो जाती है। ठीक है, नॉर्मली पहले लगेगा कि हाँ कोई दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन आगे चल के 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जब आप चल लेंगे, तब आपको लगेगा, चक्कर आएगा, वॉमिटिंग आएगी, तब आपको समझ जाना चाहिए कि स्प्लेनिक पंचर हो गया है। ठीक है, स्प्लेनिक इन्फेक्शन, स्प्लेनिक इन्फेक्शन इन्फेक्शन का मतलब आपको बताइए। ठीक है, रिफर्ड पेन भी होता है। फिर बेंटीज डिजीज आता है, तो बेंटीज डिजीज, तो इसमें क्या होता है, ये कंजस्टिव एनलार्जमेंट होता है स्प्लीन का, जिसकी वजह से प्रीमेच्योर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी हो जाता है। ठीक है, ये बस एक इंपॉर्टेंट है, बस बाकी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बाकी समझ सकते हैं, आपको पता होगा पहले से। ठीक है, स्प्लीन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं लीवर की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, स्प्लीन से कहीं ज़्यादा। लीवर, तो लीवर जो होता है, होल राइट हाइपोकॉन्ड्रियम लोकेशन, होल राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ठीक है, ग्रेटर पार्ट ऑफ ग्रेटर पार्ट ऑफ एपिगैस्ट्रियम, एपिगैस्ट्रियम, ठीक है, एंड एक्सटेंड्स इनटू द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। ठीक है, इतना होता है समझ। अब इसे समझते हैं कि कैसे होता है, कहाँ पे लोकेटेड होता है। तो ये 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस तरीके से आपका ये होता है लंग्स, यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट होता है आपका लीवर। ठीक है, इतना समझ गया। फिर आगे पढ़ते हैं लीवर के बारे में, अच्छे से जानते हैं और ज़्यादा चीज़ें जानते हैं, क्योंकि लीवर आएगा आपके पेपर में सीधे सीधे 10 नंबर का, अगर लीवर आएगा तो। ठीक है, तो उस हिसाब से देखिए, या फिर 5 नंबर का भी आएगा ना, तो भी आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी होंगी। बड़ा टॉपिक है ना, इस वजह से इस तरीके से लीवर होता है। ठीक है, किस तरीके से लिगामेंट आती है, सुपेरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट, याद कर लीजिए, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट, लेफ्ट ट्राइंगुलर लिगामेंट, यहाँ पे लेफ्ट ट्राइंगुलर लिगामेंट, लेफ्ट ट्राइंगुलर लिगामेंट, लेफ्ट लोब, ठीक है, लिगामेंटम टेरिस। ये लिगामेंट्स के नाम है बस, और एक ही डायग्राम से बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, आपको पढ़ने की लिखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। राइट लोब, ठीक है, ये इंफीरियर बॉर्डर है, इंफीरियर बॉर्डर। ये जान लीजिए, जो साइज ऑफ राइट लोब होता है वो 5 टाइम्स ऑफ द लेफ्ट लोब होता है। ठीक है, 5 टाइम्स ऑफ द लेफ्ट लोब। और ये डिवाइड किससे करती है, फैल्सिफॉर्म लिगामेंट से, फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई। एक डायग्राम ये देख लिया आपने, जब लीवर सामने से देखा जाएगा, लीवर सीन फ्रॉम फ्रंट,
लीवर सी फ्रॉम फ्रंट। तो इसमें कितनी सरफेसेस होती हैं? 5 सरफेस होती हैं। लीवर हैज़ 5 सरफेसेस, ठीक है। एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर और राइट लेटरल। लेटरल, ठीक है। तो इतनी चीज़ें होती हैं, 5 सरफेसेस होती हैं लीवर की, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद डायग्राम, सबसे मेन सबसे इम्पॉर्टेंट वाला डायग्राम, जिसमें हम लोग मोस्ट ऑफ द चीज़ें देखेंगे। तो कैसे होता है लीवर, ठीक है। इस तरीके से होता है, इसमें ऐसे। ठीक है, तो ये आ जाता है आपका इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। ये फॉल्सीफॉर्म लिगामेंट आप देखे रहते, वही है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। ये यहाँ से ऐसे। फिर लेफ्ट लेफ्ट ट्राइंगुलर लिगामेंट, लेफ्ट ट्राइंगुलर लिगामेंट, ठीक है। ये जो लोब होता है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्डेट लोब। थोड़ा सा और बड़ा होगा, कॉर्डेट लोब। और ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला, इसको बोलते हैं कॉर्डेट लोब। कॉर्डेट लोब यहाँ पे प्रेजेंट होता है अपना गॉल ब्लैडर, ठीक है। ये होता है अपना पोर्टा हेपेटिस। पोर्टा हेपेटिस, गॉल ब्लैडर, ठीक है। यहाँ पे पोर्टा हेपेटिस को हम लोग अच्छे से डिफाइन करेंगे आगे। यहाँ पे छोटा सा बना हुआ है, चीज़ें थोड़ी कम समझ में आ रही होंगी, बट आगे अभी समझ में आ जाएंगी। यह है बेस एरिया, मतलब बेयर एरिया, ठीक है। और ये सुपीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट, सुपीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट, ठीक है। तो ये लीवर का ही डायग्राम है, इंपॉर्टेंट आता है लीवर, आपके स्पॉटिंग में भी आएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल्स में भी चीज़ पूछा जाता है लीवर से, तो लीवर अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो लीवर है, इसमें हम लोगों ने देखा था, अब इसी डायग्राम में हम लोगों ने देखा लोब्स कितना है, राइट और लेफ्ट लोब डिवाइडेड बाय फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। फिर बात करते हैं कॉर्डेट और कॉर्डेट लोब की, कॉर्डेट और कॉर्डेट लोब की। तो ये पोस्टीरियर होता है और ये इंफीरियर होता है, ठीक है। पोर्टा हेपेटिस की बात करते हैं, ठीक है। तो पोर्टा हेपेटिस जो होता है वो डीप ट्रांसवर्स फिशर होता है, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, इंफीरियर सरफेस पे होता है लीवर के, जो कि राइट लोब ऑफ द लीवर पे होता है, ठीक है। और लाई करता है बिटवीन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट लोब, ठीक है। और जो पोर्टा हेपेटिस होता है उसमें पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी और हेपेटिक प्लेक्सस ऑफ नर्व्स होते हैं। तो मेन इसमें इतना ही है, पोर्टल वेन में, पोर्टा हेपेटिस में पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी और हेपेटिक प्लेक्सस,
हेपेटिक प्लेक्सस ऑफ नर्व। तो इतनी चीजें हो गई। फिर रिलेशंस की बात करें, रिलेशंस देखिए ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स नहीं है, तो ये मत समझ लीजिएगा कि यार इतना देर लग रहा है, इतना ये है वो है। ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं। एक लेक्चर में एक चीज़ होती है, दो दो लेक्चर में कई कई दिनों तक लीवर चलता है, ठीक है, क्योंकि लीवर बहुत बड़ा चीज़ होती है। तो ये इतना ध्यान दीजिएगा। तो रिलेशंस में सबसे पहला आता है पेरिटोनियल रिलेशन। तो पेरिटोनियल रिलेशन में एक ट्रायंगुलर बेयर एरिया होता है पोस्टीरियर सरफेस पे, जो राइट लोब पे, और जो कि लिमिटेड बाय सुपीरियर इंफीरियर लेयर्स ऑफ कोरोनियल लिगामेंट एंड राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिए कि एक ट्रायंगुलर बेयर एरिया होता है पोस्टीरियर सरफेस पे राइट लोब के। एक ग्रूव होता है इंफीरियर वेना केवा का पोस्टीरियर सरफेस पे, ठीक है। और जो फोसा ऑफ गॉल ब्लैडर है वो होता है, वो जो कि कहाँ लाई करता है, इंफीरियर सरफेस ऑफ राइट लोब टू द राइट ऑफ क्वाड्रेट लोब। ठीक है, तो इसमें बस इतना याद रखिए, पहला है ट्रायंगुलर बेयर एरिया, ट्रायंगुलर बेयर एरिया। दूसरा है इंफीरियर वेना केवा ग्रूव। तीसरा है फोसा ऑफ गॉल ब्लैडर। और विसरल, विसरल अगर रिलेशन की बात करें, विसरल रिलेशन, तो विसरल रिलेशन में एक डायग्राम देख लीजिए। इस डायग्राम से मेन मेन चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। ऐसे चप्पल शेप का बनाना है। इसमें ये आपका ये कोटा हेपेटिस हो गया, ये इंफीरियर वेना केवा हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका गॉल ब्लैडर, पेन आ गई, ठीक है। फिर इतनी चीज़ें हो गई, इतनी चीज़ें पता है। अब इसमें इंप्रेशंस की बात करते हैं। तो इंप्रेशन को हम लोग रेड से देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है एक इंप्रेशन, किसका आता है, ये ओसोफेजियल इंप्रेशन, ओसोफेजियल इंप्रेशन, ठीक है। यहाँ पे आता है कोलिक इंप्रेशन, कोलिक इंप्रेशन, ये यहाँ से जुड़ता है, जो ये आता है डियोडिनल इंप्रेशन, ठीक है। सुनते जाइए, इतना इजीली बता रहा हूँ ना। अभी ये बता, बुक खोलेंगे ना, यही चीज़ें बहुत डीप में है, बहुत ज़्यादा डीप में। आपको पढ़ेंगे 2 दिन में 4 दिन में समझ तो आ जाएगा, लेकिन वही चीज़ ना कि याद कैसे करना है, लिखना कैसे है, कितना लिखना है, पूरा पूरा बुक तो नहीं लिखोगे, तो वो सारी चीज़ें यहीं से पता चलेंगी, ठीक है। ये हो गया राइट रीनल इंप्रेशन, राइट रीनल इंप्रेशन, ठीक है। और ये अपना किडनी के ऊपर सुप्रारेनल ग्लैंड, राइट सुप्रारेनल ग्लैंड, ठीक है। इधर आता है अपना लिगामेंटम टेरिस, लिगामेंटम टेरिस, ठीक है। अब इतना जो एरिया होता है, इसको क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक एरिया। यहाँ पे स्टमक आता है, और ये अपना पाइलोरिक इंप्रेशन यहाँ पे, मतलब पूरा स्टमक यहाँ पे। ये विसरल रिलेशन है। इतनी चीज़ें आपको तो याद रखनी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है, डायग्राम बना के आ जाएंगे। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखेंगे ना, तो भी आपको पूरे पूरे नंबर मिलना है, ठीक है। आर्टेरियल सप्लाई की बात करें, जो 20% ब्लड सप्लाई होता है हेपेटिक आर्टरी से, और 80% ब्लड सप्लाई होता है पोर्टल वेन से। एक रफ फिगर है ये, मतलब ये कोट कर लीजिएगा आप, आर्टेरियल सप्लाई। तो मेन कौन सी है, पोर्टल वेन, और सेकेंडरी है हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हैं। इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं लीवर के बारे में, सुन लीजिए। तो वेनस ड्रेनेज की अगर बात करेंगे,
तो वेनस ड्रेनेज में सबसे पहले जो हेपेटिक सिनुसाइड्स होता है वो इंटरलोबुलर वेन्स में जाके ज्वाइन करता है, जो कि सब लोबुलर वेन बनाती है, वो फिर जुड़ती हैं हेपेटिक वेन बनाती है। फिर हेपेटिक वेन्स जो होती हैं वो अपर और लोअर, मतलब एक तो पहले तो जाके इंफीरियर वेना केवा से जुड़ जाती हैं, आगे निकल जाती हैं इंफीरियर वेना केवा बना के, तो फिर डिवाइड भी करती हैं अपर लोअर में। अपर जो बनाती है वो राइट वेन, लेफ्ट वेन और मिडल वेन, और जो लोअर वाला होता है वो स्मॉल नंबर ऑफ आर्टरीज बनाता है, जो कि वेरिएबल साइज की होती हैं। ठीक है, स्मॉल होती हैं, वेरिएबल नंबर्स, और लोअर से बनती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, लिख लीजिए। वेनस ड्रेनेज, तो वेनस ड्रेनेज में हेपेटिक साइनसाइड, हेपेटिक साइनसाइड्स, इंटरलोबुलर वेन, वेन, सबलोबुलर, सबलोबुलर वेन, हेपेटिक वेन। ठीक है, और ये इनफीरियर मैंने कहा। तो ये है इसका वेनस ड्रेनेज। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। वेनस ड्रेनेज का मतलब क्या होता है, आपको इतना तो पता होगा, वेन्स किस तरीके से ब्लड का वहाँ सप्लाई करती है, कैसे ड्रेन होती है। ठीक है, लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो लिम्फेटिक ड्रेनेज में कैवल, हेपेटिक, पैराकार्डियल और सीलियाक लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सुन लिया। आगे बढ़ते हैं, ब्लड सप्लाई की बात करते हैं तो इसमें हेपेटिक प्लेक्सस होता है, जो कि सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक बोथ काम करता है। ठीक है, लिख लीजिए इसको, हेपेटिक प्लेक्सस, नर्व सप्लाई, हेपेटिक प्लेक्सस। हेपेटिक सेगमेंट बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो ये अभी आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए नहीं है, तो आप इसे छोड़ दीजिए। ठीक है, आगे पढ़ लीजिएगा, बट अभी यहाँ पे आप स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। फिर क्लिनिकल्स की बात करें, फंक्शन की बात करते हैं, तो फंक्शन तो आपका फिजियोलॉजिकल का है, तो अब यहाँ क्लिनिकल्स की बात करते हैं। तो क्लिनिकल्स में सबसे पहले जो आता है वो होता है सिरोसिस ऑफ लीवर। सिरोसिस ऑफ लीवर, बहुत सारी बीमारियां होती हैं लीवर से। ठीक है, जॉइंडिस होती है। ठीक है, और आपका अमीबक हेपेटाइटिस होती है। हेपेटाइटिस, कई टाइप की हेपेटाइटिस होती है, ABCDE। ठीक है, और लीवर का वो हो जाना, एनलार्जमेंट ऑफ लीवर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं क्लिनिकल्स में, ये चीज़ें याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, तो आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे लीवर में। ठीक है, लीवर ट्रांसप्लांटेशन भी होता है, क्योंकि लीवर खुद ब खुद ग्रो बैक हो जाता है। और लीवर रिसेक्शन क्या होता है, लीवर रिसेक्शन फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्यूमर्स इज डन बाय नॉर्मली 80% ऑफ लीवर मास रिमूव कर देते हैं, और 20% से ही पूरा पूरा अपना 6 to 12 मंथ में रीग्रो कर जाता है, लीवर रिसेक्शन वो बोलते हैं। तो इतनी चीज़ें थी लीवर में। अब आगे पढ़ते हैं पैनक्रियाज को। फिर इसके बाद आता है पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज में क्या है कि ये एक्सोक्राइन है, एक्सोक्राइन प्लस एंडोक्राइन, ये आपने पढ़ा होगा ठीक नीट में, कि एक्सोक्राइन पार्ट होता है, एंडोक्राइन को पार्ट होता है, हार्मोन्स और जूस दोनों अपना सिक्रीट करता है। तो जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है डाइजेस्टिव जूसेस करता है सिक्रीट, और एंडोक्राइन हार्मोन्स सिक्रीट करता है। ठीक है, तो ये इसकी बात करते हैं, जे शेप्ड होता है। ठीक है, ऑब्लिक होता है। ठीक है, और लाइज बिटवीन कॉनकैविटी ऑफ डिओडिनम। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हो गई। इसके बाद इसका एक डायग्राम देख लेते हैं। तो डायग्राम देखो, इस तरीके से डिओडिनम होता है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे डिओडिनम के बारे में। तो डिओडिनम की एक कॉनकैविटी है, इसमें इस तरीके से ये होता है। ठीक है, और यहाँ पे लगा होता है अपना स्प्लीन। ठीक है, ये होता है हेड, नेक, बॉडी, टेल। ठीक है, ये और ये डिओडिनम है। ठीक है, इसमें फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, ठीक है, और थर्ड पार्ट इस तरीके से आता है। इसमें ये जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं अनसिनेट प्रोसेस, अनसिनेट प्रोसेस। ठीक है, अब इसके
उसकी बात करते हैं तो 3 बॉर्डर हेड की बात कर रहे हैं। हेड में 3 बॉर्डर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, 2 सरफेस, एंटीरियर, पोस्टीरियर, और यहाँ पे सुपीरियर भी था, ये पोस्टीरियर, और एक प्रोसेस अनसिनेट। ठीक है, फिर रिलेशंस की बात करते हैं। रिलेशन, तो इसके जो 3 बॉर्डर थे, सुपीरियर, इंफीरियर और राइट लेटर बॉर्डर, तो उसमें जो सुपीरियर बॉर्डर था वो डिओडिनम के फर्स्ट पार्ट से, देखो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो सुपीरियर बॉर्डर था, ठीक है, वो डिओडिनम के फर्स्ट पार्ट से ओवरलैप कर रहा था। ठीक है, रिलेटेड टू सुपेरियर पैनक्रेटोडियोडिनल आर्टरी। इंफीरियर बॉर्डर था जो थर्ड, ठीक है, थर्ड से वो कर रहा था, रिलेट कर रहा था। इंफीरियर पैनक्रेटोडियोडिनल आर्टरी यहाँ पे आती है, और जो राइट वाला होता है, ठीक है, ये सेकेंड पार्ट से। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको डायग्राम से ही समझ में आ रहा है कि फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड कौन सा होगा, सुपीरियर, इंफीरियर थर्ड से, और जो राइट वाला है वो सेकेंड से होगा, जुड़ा होगा या फिर रिलेट करेगा। फिर इसके बाद जो 2 सर्फेसेस थी उसको देखते हैं। बॉर्डर्स, पहला सरफेस, तो सरफेस में पहला है एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस में इस तरीके से आप बना लीजिए हेड को। हेड में यहाँ पे आ जाएगा आपका डिओडिनम, यहाँ पे आ जाएगा आपका ट्रांसवर्स कोलन, ये आ जाएगा आपका जियोजिनम, और ये सुपीरियर मेजेंट्रिक वेसल्स, और ये अनसिनेट प्रोसेस। ठीक है, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेसल्स, डिओडिनम, ट्रांसवर्स कोलन। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें आती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा देखिए डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, कि डीप में चले गए तो पैनक्रियाज ही पढ़ते रह जाएंगे, क्योंकि पैनक्रियाज थोड़ा सा ऐसा है ना कि हेड में अलग, नेक में अलग, और उसमें अलग होता है। तो ये एक बार आप अपना देख लीजिएगा, एंटीरियर, पोस्टीरियर। फिर उसके बाद आता है नेक का रिलेशन, तो नेक में भी एंटीरियर और पोस्टीरियर देखिएगा। मैं बता ही दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए अगर आपको लिखना हो तो। जो पोस्टीरियर सरफेस होता है इसमें राइट प्रेस और डायफ्राम, एओर्टा, राइट रीनल वेन अनसिनेट प्रोसेस में, और राइट रीनल वेन आता है, फिर वेना कैवा आता है, तो ये सब आता है पोस्टीरियर में। फिर नेक के रिलेशन में एंटीरियर में आ जाता है पाइलोरस, और पोस्टीरियर में आ जाता है पोर्टल वेन, स्प्लेनिक आर्टरी और सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी वेन। ठीक है, तीनों वेन है। ठीक है, बॉडी रिलेशन में सिलियाक ट्रंक, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेसल्स, जेजुनम, ड्यूडिनल फ्रैक्चर, स्प्लेनिक फ्रैक्चर ऑफ कॉलन, स्प्लीन, ठीक है, और रूट और ट्रांसवर्स कॉलन। इतना आता है, ये आपको को लिखने की जरूरत नहीं है, बट हाँ एक बार समझ लीजिए, जान लीजिए। फिर उसके बाद पोस्टीरियर रिलेशन में भी एओर्टा आ गया, लेफ्ट प्रेस डायफ्राम आ गया, लेफ्ट सुप्राइनल ग्लैंड आ गई, स्प्लेनिक वेन आ गई, और लेफ्ट किडनी आ गई, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी भी आ गई, और इंफीरियर वेना कैवा भी आ गया। ये 3 चीज़ें थी बॉडी वाली। फिर डक्ट्स ऑफ पैनक्रियाज में ये इंपॉर्टेंट आता है, ये चीज़ लिखना है, इंपॉर्टेंट है, डक्ट्स ऑफ पैनक्रियाज। ठीक है, तो इसमें पहला पैनक्रेटिक डक्ट, जो मेन पैनक्रेटिक डक्ट है, इसको बोलते हैं डक्ट ऑफ विल्सन। डक्ट ऑफ विल्सन, ये 3 मिलीमीटर डायमीटर होता है इसका, 3 मिलीमीटर डायमीटर। ठीक है, पहले तो ये टेल से बिगिन करती है, उसके बाद राइट में जाती है, बेंड करती है नेक में, और नीचे की तरफ, बैकवर्ड की तरफ, और राइट की तरफ चली जाती है। ठीक है, ऐसे ऐसे समझ सकते हैं, ये पैनक्रियाज का डायग्राम है। तो टेल से निकली, यहाँ ऐसे ऐसे करके ऐसे निकल गई। तो विद इन द हेड द पैनक्रेटिक डक्ट इज रिलेटेड टू द बाइल डक्ट व्हिच लाइज ऑन द राइट साइड। तो यहाँ पे बाइल डक्ट आता है, अभी एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइलियरी apparatus पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा। अब बात करते हैं एसेसरी पैनक्रेटिक डक्ट। तो इसको बोलते हैं डक्ट ऑफ सेंटोर्नी। ठीक है, ये कहाँ से बिगिन करती है, बिगिन एट द लोअर पार्ट ऑफ हेड, क्रॉसेस द फ्रंट ऑफ मेन डक्ट विद विच इट कम्युनिकेट एंड ओपन टू डिओडिनम। तो डिओडिनम में ओपन कर जाती है, हेड के लोअर पार्ट से बिगिन करती है यहाँ से। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई, लिखने वाली चीज़ें हैं, लिख लीजिएगा। फिर आर्टेरियल सप्लाई की बात करते हैं।
आर्टीरियल सप्लाई अभी हम लोगों ने पीछे भी देखा था, यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो आर्टीरियल सप्लाई में पहला तो मेनली बाय पैनक्रियाटिक ब्रांच ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी, पैनक्रियाटिक ब्रांच ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी। दूसरा है सुपीरियर पैनक्रियाटिक ड्यूडेनल आर्टरी, सुपीरियर पैनक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरी। तीसरा है इंफीरियर पैनक्रियाटिक ड्यूडेनल आर्टरी। ठीक है, वेनस ड्रेनेज है, अभी हम लोग ने देखा था। सी अबव, ठीक है, यहाँ पे देखो देखा था, ये देखो, ये है इसका वेनस ड्रेनेज। ठीक है, ये 30 चीजें हो गई। फिर उसके बाद बात करते हैं नर्व सप्लाई की। नर्व सप्लाई, नर्व सप्लाई की, तो नर्व सप्लाई में वेगस और पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है, और स्प्लैंटिक सिंपैथेटिक नर्व, स्प्लैंटिक सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई। ठीक है, ये 30 चीजें हो गई। फंक्शन आपको बताइए। क्लिनिकल्स की बात करते हैं। क्लिनिकल्स, तो पहला आता है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस हो गया। उसके बाद एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, पैनक्रियास का इन्फ्लेमेशन होता है। तो ये हो गया पैनक्रियास के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट अपना एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइलेरी अपरेटस पे। देखिए, ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसको आप कंपाइलेशन फाइल में भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटा सा है। और इसको आप प्रैक्टिकल्स के लिए भी रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी है, इसमें आप फ्लेक्स फ्लेक्स बनवा सकते हैं। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइलियरी अपरेटस है, ये कलेक्ट करता है बाइल को लीवर से, स्टोर करता है गॉल ब्लैडर में और ट्रांसमिट करता है सेकंड पार्ट ड्यूटेनम में। ठीक है, तो बस इसका इतना ही काम है, कलेक्ट बाइल फ्रॉम लीवर, स्टोर्स इन गॉल ब्लैडर, ठीक है, और ट्रांसमिट टू सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कंटेंट कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। पहला है राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, दूसरा है कॉमन हेपेटिक डक्ट, तीसरा है गॉल ब्लैडर, चौथा है सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, पांचवा है बाइल डक्ट। ठीक है, अब इसका डायग्राम देखते हैं, क्योंकि इसका डायग्राम ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, इधर आ गया आपका गॉल ब्लैडर, जैसे मैं बना रहा हूँ ना उसी तरीके से बनाना है। ठीक है, ये है गॉल ब्लैडर, यहाँ पे ऐसे राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। ठीक है, ये हो गया सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, और ये नीचे वाला हो गया पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट। ये वॉल ऑफ ड्यूडेनम, वॉल ऑफ ड्यूडेनम।
इधर ये हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला, पैनक्रियाटिक एम्पुला। ठीक है, इतनी चीज़ें होगी। यही था एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइलरी एपरेटस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना याद कर लीजिए। आपका एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइलरी एपरेटस में पूरा पूरी चीज़ें आ जाएंगी। अब इसमें एक और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो अभी हम लोगों ने बात करी थी, पोर्टा हेपेटिस के बारे में। पोर्टा हेपेटिस में क्या होता है, इस तरीके से बना लीजिए। इसमें सबसे पहले आ जाएगा आपका पोर्टल वेन, पोर्टल वेन। दूसरा आ जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका राइट ब्रांच, राइट ब्रांच। और ये हो जाएगा लेफ्ट ब्रांच। ये क्या है, प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। फिर उसके बाद आता है आपका ये सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट। ये है आपका राइट हेपेटिक डक्ट, राइट हेपेटिक डक्ट। ठीक है, ये है बाइल डक्ट आपका। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि ये आ जाता है, ये भी शॉर्ट नोट में आ जाता है, राइट अबाउट पोर्टा हेपेटिस। इसमें VAD, ठीक है, इस तरीके से याद रखिए। ये पोस्टीरियर साइड है, ये एंटीरियर साइड है, या फिर ऐसे याद कर सकते हैं DAV, एंटीरियर टू पोस्टीरियर। ठीक है, ये पोर्टा हेपेटिस में इस तरीके से होता है। वी क्या है, वेन। ए क्या है, आर्टरी। डी क्या है, डक्ट। ठीक है, पोर्टल वेन, उसके बाद हेपेटिक आर्टरी और बाइल डक्ट। इसको लिख दे, पोर्टा हेपेटिस। फिर इधर गॉल ब्लैडर की बात करते हैं। गॉल ब्लैडर आ जाता है इसमें। गॉल ब्लैडर का बस इतना ध्यान रखिए, ये पियर शेप होता है, पियर शेप। और इसमें ये डिवाइड होता है फंडस, बॉडी और नेक में। ठीक है, नेक में। और एंटायरली सराउंडेड बाय पेरिटोनियम, entirely surrounded by peritoneum। ठीक है, बाकी इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं देखनी है, बस चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो सुन लीजिए। तो जो इसकी बॉडी होती है वो लीवर के फोसा में जाके वो लाई करती है। अभी हम लोग ने वो देखा था नहीं, रिलेशंस देखा था, उसमें था नहीं। तो जो अपर नैरो एंड होता है बॉडी का, वो कॉन्टिन्यूस होता है वो नेक के राइट एंड से और पोर्टा हेपेटिस से। जो सुपीरियर सरफेस होती है बॉडी, उसमें पेरिटोनियम नहीं होता है और वो लीवर से डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है। जो नेक होता है तो राइट एंड के पास पोर्टा हेपेटिस होती है उसमें। और ये पहला कर्व करता है एंटीरियर सुपीरियरली, देन पोस्टीरियर इन्फीरियरली टू बिकम कॉन्टिन्यूअस सिस्टिक डक्ट। तीसरा चौथा पॉइंट है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है नेक का, वो फोल्ड होता है स्पायरली, जिसकी वजह से कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ बाइल में। ठीक है, जो पेरी पोस्टीरियर मिडल वॉल होती है नेक की, वो बाहर की तरफ उभरी हुई होती है, जिससे एक पाउच बनता है जिसको कहते हैं हम लोग हार्ट्समैन पाउच। ठीक है, HARTMANN एपोस्ट्रॉफी S पाउच। ठीक है, यहीं पे आके गॉल स्टोन बनते हैं। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में मैनी सेगमेंटल एबरेंट राइट हेपेटिक आर्टरीज और डक्ट मिलते हैं, जिसको हम पोर्टा हेपेटिस बोलते हैं। इसी तरीके से चीज़ें मिलती हैं। जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है सिस्टिक डक्ट का, वो एक सीरीज बनाता है 5 से 12 फोल्ड्स का, जो कि स्पायरली अरेंज होते हैं। इसको हम लोग स्पाइरल वॉल्व ऑफ हिस्टर भी कहते हैं। ये 2 वॉल्व नहीं होता है, बस एक नाम है सिस्टिक डक्ट विद स्पाइरल वॉल ऑफ हिस्टर। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। रिलेशंस बहुत ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रखिए कि जो ऊपर की तरफ मतलब आगे की तरफ लीवर होता है, पीछे की तरफ पोर्टल वेन एपिग्लोटिक फोरामेन होता है और लेफ्ट में हेपेटिक आर्टरी होती है। और जो इंफ्राड्यूडेनल पार्ट होता है उसमें जो एंटीरियर साइड होती है उसमें क्या होता है, पैनक्रियाज हेड का, हेड ऑफ पैनक्रियाज। और जो पोस्टीरियर साइड होती है उसमें इंफेरा वेना केवा होती है। फिर
स्पिंटर की बात करें तो स्पिंटर इंपॉर्टेंट आ जाता है गॉल ब्लैडर में। स्पिंटर, देखिए गॉल ब्लैडर इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइलियरी अपरेटस इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ इसका डायग्राम अच्छे से तैयार तैयार रखिएगा और गॉल ब्लैडर का थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस बोल रहा हूँ, उस एक बार सुन लेंगे ना तो उतना ही बहुत है। और अगर आपको लगता है कि आप भूल जाएंगे, कोई मतलब नहीं है, तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको एक बार लिख लीजिए। जैसे टीचर्स बोलते हैं डिक्टेट करते हैं, आप लिख लेते हैं ना जल्दी, उसी तरीके से। फिर स्पिंटर में पहला जो टर्मिनल पार्ट होता है बाइल डक्ट का, वो सराउंड करता है पैनक्रेटिक डक्ट बाय अ रिंग और स्मूथ मसल, जो कि एक स्पिंटर बनाती है, जिसको स्पिंटर कॉलिडोकस कहते हैं, स्पिंटर बॉयडन कहते हैं। तो टर्मिनल पार्ट में होता है स्पिंटर ऑफ बॉयडन, ठीक है। और जो थर्ड स्पिंटर होता है वो हेपेटोपैनक्रेटिक एम्पुला से सराउंडेड होता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्पिंटर एम्पुले एम्पुले और स्पिंटर ऑफ ओडाई, स्पिंटर ऑफ ओडाई, ठीक है। और एक और होता है, तीसरा हो गया। दूसरा स्पिंटर कौन सा होता है, सेकंड होता है एक, वो होता है लेस डेवलप स्पिंटर होता है, बट हमेशा नहीं प्रेजेंट होता है, बट कभी कभी टर्मिनल पार्ट ऑफ पैनक्रेटिक डक्ट में प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्पिंटर पैनक्रियाटाइटिस, पैनक्रियाटिकस स्पिंटर पैनक्रियाटिकस, ठीक है। इसका डायग्राम इस तरीके से है। ये अपना हो गया स्पिंटर ऑफ ओडाई, स्पिंटर ऑफ ओडाई, ये हो गया अपना स्पिंटर ऑफ बॉयडन, ठीक है। ये हो गया पैनक्रियाटिक डक्ट, ये बाइल डक्ट है अपना, ठीक है। ये यहाँ पे ये मेजर डिओडिनल पैपिला था, ये वॉल ऑफ डिओडिनम है। अगर डिओडिनम पढ़ेंगे ना तो और सही सही से समझ में आएगा। ये हेपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला है, हेपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला, ठीक है। क्लिनिकल की बात करते हैं, तो क्लिनिकल में आपको सबको पता है एक बाइलेरी ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। दूसरा है गॉल स्टोन। तो बस इतना ही याद रखिए, इतना ही इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे एक्स्ट्राहेपेटिक बाइलेरी अपरेटस। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आखिरी टॉपिक आज का, डिओडिनम, ठीक है। स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ डिओडिनम ही आता है, बहुत वो बाकी चीज़ें बहुत रेयर केसेस में आता है, बट एक बार अगर आपको लग रहा है ना, डाउट लग रहा है, तो एक बार पढ़ के चले जाइए, वैसे मेरे अगर माने तो नहीं आएगा, ठीक है। डिओडिनम इंपॉर्टेंट, डिओडिनम पढ़ लीजिए। डिओडिनम बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक होता है डिओडिनम, देखते हैं। तो डिओडिनम का लैटिन नेम है, लैटिन नेम ठीक है, ये होता है, इसका मतलब होता है 12 फिंगर लॉन्ग, 12 अंगुल लॉन्ग, ये ड्यूटी कैडक्टिलस, ये शॉर्टेस्ट होता है, वाइडेस्ट होता है, मोस्ट फिक्स्ड पार्ट होता है, ठीक है। शी शेप्ड होता है, लाइज अबव एम्बलाइकस, L1 L2 और L3। फिर एक्सटेंड करता है, एक्सटेंड्स फ्रॉम पाइलोरस टू
ड्यूडिनल फ्रैक्चर, ड्यूडिनल जेजुनल फ्रैक्चर। ठीक है, ड्यूडिनम 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 4 पार्ट होता है, 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स में आ जाता है आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट या सुपीरियर पार्ट, सुपीरियर डिसेंडिंग, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और असेंडिंग। ठीक है, ये 5, 7.5, 10 और 2.5 सेंटीमीटर है ये। ये मोस्टली रेट्रोपेरिटोनियल होता है, मोस्टली रेट्रोपेरिटोनियल एक्सेप्ट एट इट्स टू एंड्स। ठीक है, जहाँ पे ये सस्पेंड करता है बाय फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, है ना, इसलिए वहाँ पे मोबाइल होता है, बाकी ये रेट्रोपेरिटोनियल होता है। फिर अगर इसका मेन चीज़ देखें, इसका डायग्राम, इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से है कि ये पहला पार्ट है इसका, फिर ये दूसरा पार्ट आ गया, फिर ये तीसरा और ये फिर चौथा। इस तरीके से ये 4 पार्ट होते हैं इसके। तो जो फर्स्ट पार्ट होता है, मैं बोल रहा हूँ, लिख लीजिएगा कि ये बिगेन्स एट पाइलोरस, पाइलोरस में बिगिन करता है और अपवर्ड, बैकवर्ड। ठीक है, पेरिटोनियल रिलेशन की बात करें तो प्रॉक्सिमल 2.5 जो होता है मूवेबल होता है, 2.5 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल 2.5 सेंटीमीटर मूवेबल होता है, अटैच टू लेसर मोमेंटम, अटैच टू लेसर मोमेंटम above and greater momentum below। और जो डिस्टल 2.5 सेंटीमीटर होता है, तो 5 सेंटीमीटर का होता है ना, तो डिस्टल 2.5 सेंटीमीटर जो होता है वो रेट्रोपेरिटोनियल होता है। रेट्रोपेरिटोनियल मतलब एंटीरियर होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट था। और दूसरा देखते हैं दूसरे कलर से, तो दूसरा आ जाएगा इधर। ये 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, बिगन एट सुपीरियर डिओडिनल फ्लेक्चर, passes downward, pass downward to L3। अब इसके देखो यहाँ पे वो देख लेते हैं, ये देखो ये होता है L1, ये है L2 और ये है L3। ठीक है, ये नंबर आपको पता चल जाएगा कि कौन से लेवल पे है। ठीक है, ये इतना रेट्रो पेरिटोनियल होता है, फ्रंट फिक्स्ड एक्सेप्ट मिडल। ठीक है, फिर थर्ड पार्ट की बात करते हैं। टेंशन भी लॉन्ग होता है, begins at inferior duodenal fracture, फ्रैक्चर ऑन राइट। ठीक है, राइट साइड ऑफ लोअर बॉर्डर, ऑफ L3। रेट्रोपेरिटोनियल होता है एक्सेप्ट मीडियन फ्लेयर। तो आगे चौथा पार्ट, तो चौथा पार्ट क्या है, 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, रन अपवर्ड टू aorta and
अपर बॉर्डर ऑफ L2, हाँ L2, where it continues to jejunum. ठीक है, तो ये चीज़ इतना इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम याद रखिए, इतनी चीज़ें जो बताई ये याद रखिए, यही चीज़ें मेन। तो रिलेशंस की बात करते हैं, तो रिलेशंस में जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये आता है, तो इसमें चीज़ें होती हैं लिखनी है, जैसे क्वाड्रेट ऑफ लीवर हो गया, एपिप्लेक फेरोमेन हो गया, इंफीरियर वेना केवा हो गया, ठीक है, और बाइल डक्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट डिओडिनम में इतनी इतनी चीज़ें होती हैं रिलेशंस में, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी हो गई, नेकोपैनक्रियाज हो गया, सेकंड में अपना गॉल बैटर हो गया, राइट लोब ऑफ लीवर हो गया, असेंडिंग कॉलन हो गया, डूप ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ट्रांसवर्स कॉलन हो गया, तो ये आ गया उधर। फिर इसी तरीके से सारे रिलेशंस होते हैं, एक बार देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो रिलेशंस नहीं है, बट हाँ लिखना तो पड़ता ही है, अब शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं तो लिखना पड़ता है। तो इतनी चीज़ें हैं, बाकी एक सल्फेंसरी मसल है डिओडिनम की, जिसको लिगामेंट ऑफ टेट्स बोलते हैं। ये एक न्यूरोमस्कुलर बैंड होता है, ये क्या करता है, देखो ये सपोर्ट और सस्पेंशन प्रोवाइड करता है ड्यूरिनल फ्रैक्चर को, ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्शन जब करता है तो एंगल ऑफ ड्यूरिनल फ्रैक्चर इंक्रीज कर देता है, ठीक है, और ऑब्स्ट्रक्शन होने पर जो मसल अटैच होती है अगर फ्लेक्सर से, तो कॉन्टैक्ट करी वो नैरो कर गई, नैरो करने से जो एंगल था, एंगल बढ़ गया, ठीक है, जिसकी वजह से पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया गट का। आर्टिकुलर सप्लाई की बात करें तो ये अपना कौन सी आर्टरी इसको सप्लाई करती है, सुपीरियर पैनक्रेटोड्यूडिनल आर्टरी, इन्फीरियर पैनक्रेटोड्यूडिनल आर्टरी, ठीक है, बाकी बहुत सारी आर्टरियाँ होती हैं, गैस्ट्रिक आर्टरी, ड्यूडिनल आर्टरी, ठीक है, रेट्रोड्यूडिनल ब्रांच, गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी, सम ब्रांच ऑफ राइट ट्रांसवर्स आर्टरी, ठीक है। लिम्फेटिक ड्रेनेज आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिए कि ये हेपेटिक नोड्स होते हैं और उसके थ्रू सिलियाक नोड्स में अपना लिम्फ का ड्रेनेज होता है, उसके बाद सुपीरियर मेसेंट्रिक नोड्स और आखिरी में इंटेस्टिनल लिम्फ नोड्स से सिस्टर्ना काइली तक, ठीक है। और लिम्फ जो होता है वो हेपेटिक नोड से सिलियाक नोड्स में ड्रेन करता है। नर्व सप्लाई नॉर्मल सा है, आपको पता है कि सिंपैथेटिक नर्व्स जो होती है थोरैसिक, नाइन टू 10 स्पाइनल सेगमेंट, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, वेगस, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। सिलियाक प्लेक्सस होता है वो उतना होता है, इसमें आपको पता है कि सब म्यूकोसा होता है, जिसमें म्यूकस सिक्रीटिंग ब्रिनस ग्लैंड होती है। फिर क्लिनिकल एनाटॉमी की बात करते हैं। ये जो मैंने अभी बोला है ना, ये मैं लिखा नहीं है, क्योंकि मैं ये आप पे छोड़ता हूँ कि हाँ आप ये लिख लेंगे सुन के, ठीक है। अगर नहीं लिखना है तो दिक्कत है आपको, क्योंकि जो भी मैं बोल रहा हूँ ना, कोई भी ऐसे बेफालतू की चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ, मेन मेन टॉपिक्स, मेन मेन लाइन्स वही सिर्फ बोलता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। मैंने भी नोट्स बना रखे हैं, ठीक है, उन नोट्स में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है मैं आपको बोल देता हूँ कि हाँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए। और पूरा देखो नोट्स आप बनाएंगे नहीं, पूरा नोट्स बनाने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि याद उतना करना नहीं होता है। तो मेन मेन चीज़ें जितनी होती हैं मैं यहीं पे लिख देता हूँ, बाकी आप जो सुन रहे हैं, जो मैं बोल देता हूँ कि हाँ ये बोल ही दे रहा हूँ, ये लिख लेना, वो आप लिख रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है। तो जो क्लिनिकल एनाटॉमी है, तो इसमें फर्स्ट पार्ट डिओडिनम में कॉमन साइट ऑफ पेप्टिक अल्सर होता है, तो पेप्टिक अल्सर मान लो, ठीक है, पेप्टिक अल्सर, डिओडिनल अल्सर, ठीक है, डिओडिनल डाइवर्टिकुलम, ठीक है, डाइवर्टिकुलम फेयरली फ्रीक्वेंट होता है, ठीक है, और है कॉन्जेनिटल स्टेनोसिस, ठीक है। बस ये नाम है, इतना नाम जान के रखिए, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है आपको। डिओडिनल कार्सिनोमा, ठीक है, तो इतनी चीज़ें थी डिओडिनम में। डिओडिनम में अगर इतनी चीज़ें भी लिखे दे रहे हैं ना, तो आपको पूरे पूरे डिओडिनम में मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। 10 नंबर में कभी डिओडिनम नहीं आता, डिओडिनम आता है हमेशा 5 नंबर में, ठीक है। तो इसी हिसाब से चीज़ें लिखनी है। डिओडिनम पढ़ने बैठ जाएंगे तो ऐसे 10 पन्ने भी लिख देंगे, ठीक है, लेकिन आपको 2 पन्ने में जितना आ सकता है उतना ही लिखना है। लैटिन नेम है, फिर उसके शॉर्टेज, ये फीचर्स आ गए उसके, फिर उसके बाद पार्ट्स आ गए, पार्ट्स में भी देखिए इस तरीके से अभी आप इसको डिटेल में लिखेंगे अलग अलग करके, तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, उतना आपको ज़रूरत नहीं है। 5 नंबर के हिसाब से उतना नहीं आपको करना है। फिर रिलेशंस अगर आप देख रहे हैं बुक से, तो रिलेशंस भी लिखिएगा, क्योंकि रिलेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर क्लिनिकल एनाटॉमी लिख दीजिए, बस इतना बहुत है, देखो।
पढ़ाने को तो बहुत कुछ है एनाटॉमी में पढ़ाने के लिए, ठीक है, लेकिन जो आपके काम आएगा वो पढ़ेंगे कि सब कुछ पढ़ने लगेंगे? सब कुछ पढ़ लिया कोई काम ही नहीं आया तो बेकार है। आप क्या करेंगे ड्यूडेनम में बहुत अंदर 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 जान के, ठीक है। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तब आपको सामने वैसे भी आ जाएगा, तब आपको वैसे भी पढ़ना पड़ेगा। तो अभी के लिए आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स पे अपना ध्यान दीजिए, आपके यूनिवर्सिटी में जो भी चीज़ें आती हैं उस पर ध्यान दीजिए, और बेफालतू के ओवर, इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत यही हो जाती है, ओवर नॉलेज हो जाता है एनाटॉमी में। ओवर नॉलेज की वजह से जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो दब जाती हैं, फिर मार्क्स नहीं आते, फिर कहते हैं यार पढ़ाई तो साल भर करी थी, फिर मार्क्स नहीं आए, इस वजह से होता है। बाकी यही चीज़ें थी डाइजेस्टिव सिस्टम में। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नोट्स बनाते रहिए, अच्छे से याद करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।